नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन समस्याओं के बारे में जो पठन और लेखन संबंधी समस्याएं हैं जो छात्रों को प्रभावित करती हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, प्रमुख शिक्षण विधियाँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा एक नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे हमारे नोट्स जो स्पेशल नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे स्पेशल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर आप अपने नाम और एग्ज़ाम की डिटेल के साथ हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, प्रमुख शिक्षण विधियाँ। अगर हम प्रमुख शिक्षण विधियों की बात करें, वैसे तो अगर हम बात करें कि संस्कृत भाषा ले लीजिए आप, या आप हिंदी भाषा ले लीजिए, अंग्रेजी भाषा ले लीजिए, कोई भी भाषा ले लीजिए, उसकी कई सारी शिक्षण विधियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम प्रमुख शिक्षण विधियों की बात करें तो उसके अंतर्गत आपकी आती है पहले जैसे आगमन विधि है, यानी जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं। इन विधियों से रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने इन डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इन सारी विधियों को समझाया है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो पहले क्या है कि उदाहरण बताए जाते हैं और उसके बाद आगमन विधि में नियम बताए जाते हैं। निगमन विधि जस्ट आगमन विधि की उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है। तो इसमें पहले आपको नियम बताए जाते हैं और उसके बाद फिर उदाहरण बताए जाते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो प्रमुख शिक्षण विधि है वो है प्रोजेक्ट विधि, जिसके जो जनक हैं वो जॉन डीवी। उनको माना जाता है कि मतलब उनके उस पर प्रचलित, जो जॉन डीवी ने बताया, वैसे तो प्रोजेक्ट के आपके किलपैट्रिक हैं, लेकिन जॉन डीवी पर प्रचलित किलपैट्रिक ने, यानी कि पहले डीवी ने जो एक आविष्कार किया या एक विधि का जन्म किया, उसको उन्होंने और मॉडिफाई करके हम तक पहुंचाया। तो प्रोजेक्ट विधि के अगर जनक की बात की जाए तो आप वहाँ पर किलपैट्रिक को टिक करेंगे। तो प्रोजेक्ट विधि जो कि किलपैट्रिक ने दी है, बेसिकली उनको इसका जनक माना जाता है। और इसमें क्या है, एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, एक समस्या आपको दी जाती है जिस पर आपको कार्य करना होता है। उसके बाद आपकी प्रमुख शिक्षण विधि है डाल्टन विधि, और इस डाल्टन विधि के जो जनक हैं वो हैं हेलन पार्कहर्स्ट। उसके बाद है किंडरगार्टन विधि। इसमें जो होता है कि इसको हम कहते हैं बच्चों का मैदान खेल का, ठीक है। तो किंडरगार्टन में क्या है, इसके जो जनक हैं वो फ्रॉबल हैं, ठीक। और इसके जो सोपान हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है खेल, गीत, उपहार, ये सारी चीज़ें। यानी इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, इनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाया जाए, तो वो किंडरगार्टन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद अगली आपकी जो प्रमुख विधि है वो है मॉन्टेसरी विधि या मॉन्टेसरी पद्धति, जिसकी जनक मारिया मॉन्टेसरी है जो कि इटली की थी। तो ये आपकी एक प्रमुख विधि है। तो ये सारी विधियाँ जो भी हैं ये आपके प्राथमिक स्तर पर लागू होती हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू होती हैं। कुछ विधियाँ ऐसी हैं जैसे खेल विधि है आपकी, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी विधि है, ये बहुत ही छोटे बालकों पर लागू होती हैं। तो ये अलग अलग सब में लागू होती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आगमन और निगमन दोनों ही विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, ठीक है। ये निगमन है, ये अरस्तु है, मिस प्रिंटिंग है। तो जो आपकी आगमन विधि है और निगमन विधि है उसके जनक अरस्तु हैं, दोनों के ही। आपसे कोई भी पूछे जाए आपको अरस्तु ही टिक करना होगा। अब अगर हम शिक्षण के चर की बात करें तो शिक्षण के 3 चर हैं, आप जानते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम जैसा होता है, एक शिक्षक चाहिए शिक्षण के लिए, एक शिक्षार्थी चाहिए और एक पाठ्यक्रम चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम होता है वो आपका मीडिएटर होता है, मध्यस्थ होता है, और शिक्षक जो होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो शिक्षण के 3 चर हैं उसमें स्वतंत्र चर कौन सा है, वो है शिक्षक। मध्यस्थ है पाठ्यक्रम।
अब शिक्षण विधियाँ अगर जैसे आती हैं कि शिक्षण विधियाँ क्या है, तो शिक्षण विधियाँ यानी जिन विधियों के थ्रू हम जो ज्ञान है वो छात्रों तक दे रहे हैं, जो शिक्षक है वो छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रहा है जिस तरीके से, उसको हम शिक्षण विधि कहते हैं। अगर हम प्रमुख शिक्षण विधियों की यहाँ पर बात करें तो जैसे संश्लेषणात्मक विधि, तो इसमें पहले अंगों का ज्ञान देकर फिर पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि पहले वर्णमाला सिखाना, फिर शब्द सिखाना और फिर वाक्य सिखाना। जैसे पहले हमने वर्णमाला का ज्ञान दिया कि क ख ग के बारे में बताया, उसके बाद इससे बनने वाले शब्द के बारे में बताया। जब बच्चे को पूरी तरीके से ओलम का ज्ञान हो गया, वर्णमाला का ज्ञान हो गया, उसके बाद उसे शब्दों के बारे में बताया कि पहले हमने उसे सरल शब्द बताए, बिना मात्रा वाले शब्द सिखाए, कमल, सरल, इस तरीके के, और फिर उसके बाद मात्रा वाले शब्दों को सिखाना। उसके बाद जब वो इन चीज़ों को सीख जाए तब वाक्यों को सिखाना। तो ये हो जाती है संश्लेषणात्मक विधि, पूरी तरीके से संश्लेषण करना। तो पहले अंगों का ज्ञान देना और फिर उसके बाद पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराना। उसके बाद अगर हम बात करें विश्लेषणात्मक विधि की, तो इसमें क्या है, पूर्ण का ज्ञान और फिर अंगों का ज्ञान या अंशों का ज्ञान कराना। कि जैसे पहले हमने वाक्य बता दिया और उसके बाद हमने शब्दों के बारे में बताया और फिर हमने वर्णमाला के बारे में बताया। जैसे कि एक वाक्य दे दिया गया, उसमें फिर शब्दों के अर्थों को बताया कि ये राम मतलब कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, ये पढ़ रहा है, ये इसका कार्य है, ये शब्द है, ये क्रिया है, इस तरीके के बारे में बताना और फिर उन्हें वर्णमाला सिखाना। तो ये आपकी आ जाएगी विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत। प्रोजेक्ट विधि, जो जिसके जनक आपके किलपैट्रिक माने जाते हैं, तो इसमें क्या है, पहले समस्या ली जाती है और जो छात्रों द्वारा उठाई जाती है। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जो आपके स्टूडेंट को आ रही है, तो उस समस्या का हल करने के लिए छात्रों द्वारा एक योजना बनाई जाती है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है कि अब हम इस समस्या को इस तरीके से हल करेंगे। तो वो आ जाता है प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट इसमें आपका है डाल्टन योजना विधि। तो इसमें क्या है, जो कि इसके जो जनक हैं, अभी मैंने बताया कि हेलेन पार्कहर्स्ट, ये अमेरिका की थी। और इसमें क्या है कि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए ये विधि बनाई गई थी, जिसको डाल्टन विधि कहा गया। इसमें कक्षा का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है, ठीक है, ये प्रयोगशाला में बताई जाने वाली विधि है। तो इसमें जो कक्षा का स्थान है वो प्रयोगशाला ले लेती है। इसमें पुस्तक, चित्र, मानचित्र, इन सब के माध्यम से ही शिक्षण कार्य कराया जाता है। जो अध्यापक होता है वो छात्रों की सहायता करता है इस चीज़ में कि वो कैसे इस चीज़ को समझ सकें, पुस्तकों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से कैसे ज्ञान का अर्जन कर सकें। इसमें अध्यापक छात्रों की मदद करता है। इसमें वर्ष भर का कार्य कई भागों में बांट कर करवाया जाता है, ठीक है। जैसे असाइनमेंट्स पर आपके बनवाए जाते हैं पार्ट बाई पार्ट, या आपका जैसे सेमेस्टर होता है पार्ट बाई पार्ट कि आपने इतना पढ़ लिया, इसका एग्ज़ाम हो गया, तो उस तरीके पर कुछ कुछ ये डिपेंड होती है। और प्रत्येक छात्र को लिखित कार्य इसमें दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे असाइनमेंट्स करवाए जाते हैं, तो उसी तरीके से इसमें काम करवाया जाता है। तो ये आपकी विधि रहती है। अब हम अगर बात करें पठन कौशल की शिक्षण विधियों की, ठीक, तो उसमें यहाँ पर दो विधियों की हम पहले बात करेंगे। पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ अनुकरण विधि और सामूहिक विधि, ठीक। तो अनुकरण विधि कि हम अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसका फिर छात्र अनुकरण करें। जैसे शिक्षक ने कोई एक वाक्य बोला या एक अनुच्छेद बोला, उसका छात्र अनुकरण करें, उसको दोहराएं, तो वो अनुकरण विधि आ जाता है। और सामूहिक विधि जब साथ साथ में ही पठन कार्य होता है तो वो सामूहिक विधि आ जाएगी। जब सभी छात्र समूह में पठन कार्य करते हैं तो वो हो जाएगी आपकी सामूहिक विधि। शुद्ध उच्चारण में से सुधार होता है। बात यहाँ पर हो रही है कि अगर पठन कौशल छात्रों में विकसित हो जाए या विकसित किया जाए, या पठन कौशल विकसित करने के छात्रों में क्या लाभ है, तो वो चीज़ें यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में दी गई हैं कि अगर पठन कौशल विकसित किया जाता है तो छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। अगर उनका उच्चारण गलत है, अगर उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, तो जब वो पठन कौशल उनमें विकसित हो जाता है, वो अच्छे भली प्रकार पढ़ने लगते हैं, उच्चारण जो है वो उनका शुद्ध हो जाता है, उच्च गति से पढ़ने लगते हैं। उचित गति, उचित प्रवाह, ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत आ जाती हैं।
उनके अंदर इस चीज़ का डेवलपमेंट होने लगता है कि वो उचित गति से पढ़ सकें। अगर वो पहले पढ़ने में झिझक रखते हैं तो क्या होता है कि वो गलत पढ़ते हैं शब्दों को, या रुक रुक कर पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब पठन कौशल विकसित हो जाता है तो वो उचित गति, उचित प्रवाह से पढ़ते हैं, झिझक उनमें समाप्त हो जाती है और वाचन के प्रति रुचि उनकी बढ़ती चली जाती है। बोलने की जो हैबिट होती है वो उनकी बढ़ती जाती है, उसके प्रति वो रुचि दिखाने लगते हैं, क्योंकि जो उनकी कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती हैं, झिझक उनकी दूर होती जाती है, तो वाचन के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ती है। जब वो अपने में कोई कमी महसूस करते हैं तो वो क्लास में बोलना भी पसंद नहीं करते कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम कुछ बोल ना जाएं गलत जिससे हमारा उपहास उड़ाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें वो हैं जो धीरे धीरे पठन कौशल के विकसित होने पर हटती चली जाती हैं। पठन कौशल के बाद अगर हम बात करें लेखन कौशल की विधि की, तो इसमें आपकी 4 चीज़ें आती हैं: सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख। ठीक है, यहाँ पर लेखन कौशल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी ये 4 चीज़ें निकल कर आ रही हैं: सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख। कल भी मैंने एक जो वीडियो बनाया था, अपलोड किया था, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझाया था। अगर आपने कल का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर, संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज भी हम इसको डिस्कस करेंगे, चूँकि आया है टॉपिक तो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो लेखन कौशल की विधि के अंतर्गत जैसे पहला आपका है सुलेख। सुलेख माने सुंदर लेख, जब बच्चों को सुंदर लेख लिखने के लिए कहा जाए, जिससे क्या है उनकी हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक, उसके बाद आता है अनुलेख, यानी किसी लेख को जैसा है वैसा ही लिख देना, अनुकरण कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिलेख, तो किसी गद्यांश को या किसी पद्यांश को देख देख कर लिखना, एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉपी करना। ठीक है, इसीलिए उसको कहा गया है प्रतिलेख। हम क्या कहते हैं कि ये इसकी प्रति है, यानी कि सेम टू सेम वैसा ही है, तो वैसा ही देखकर कॉपी कर 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 लिखना, वही होता है प्रतिलेख। और उसके बाद आता है श्रुतलेख, यानी कि सुन कर लिखना, जिसको हम कहते हैं इमला बोलना। तो इसको सुन सुन कर जब बच्चे लिखते हैं तो वो कहलाता है श्रुतलेख। तो लेख, अब अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे आ जाए कि लेख कितने प्रकार के होते हैं, लेखन कौशल के अंतर्गत लेख कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं: नाम, सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख। ठीक, आगे बढ़े, बात करें मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की। भाई लिखना हो गया, अभी पढ़ना हो गया, अभी बोलने पर आते हैं। कल मैंने बताया था भाषाई कौशल 4 तरीके के होते हैं: लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। उनका क्रम बताया था, मनोवैज्ञानिक क्रम बताया था। ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इसी पर बात करने जा रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में। तो इसमें आपका 3 पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। वो है पहला विवरण, दूसरा कविता पाठ और तीसरा भाषण। ठीक, तीनों ही पॉइंट्स क्लियर हैं आपके सामने। मौखिक अभिव्यक्ति में विवरण करना, किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना, विवरण देना। कविता का पाठ करना, किसी भी चीज़, जितने भी पद्यांश आपके हैं वो सब कविता पाठ के अंतर्गत आ जाएंगे। और उसके बाद भाषण देना। ये सारे मौखिक अभिव्यक्ति के भाग हैं या कौशल के अंतर्गत आने वाले पार्ट्स हैं। इसमें कुछ खास डिस्कस करने के लिए है नहीं या डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है, आप सभी को ये आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्री की, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सारी चीज़ें, तो उसके अंतर्गत आपकी आ जाती है परंपरागत सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और यांत्रिक सहायक सामग्री। अगर हम परंपरागत सामग्री यानी कि बात करें पुरानी, जो काफ़ी सालों से काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, तो वो हैं पुस्तकें, श्यामपट्ट। ये आपकी परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री है जो कि बहुत पहले से यूज़ की जा रही है। दृश्य सहायक सामग्री की बात करें, जो सिर्फ देखकर पढ़ने पढ़ाने में आपकी सहायता करे, तो मानचित्र, चार्ट, पोस्टर्स, फ्लैनल बोर्ड, ग्लोब, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपकी दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। यांत्रिक सहायक सामग्री पर आते हैं तो 3 पार्ट्स हैं: श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य। तो श्रव्य जिससे सिर्फ सुना जा सके, तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद दृश्य पे जब हम आते हैं तो प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, ये सारी चीज़ें। और जब दृश्य श्रव्य पर आ जाते हैं तो आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका सिनेमा हो गया, तो आपकी ये सारी चीज़ें दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसे हम यांत्रिक सहायक सामग्री में रख देंगे। अब हम अगर बात करें बालकों के अध्ययन संबंधी विकारों के बारे में
कि पढ़ने से संबंधित बालकों के क्या विकार हैं। तो इसमें जैसे पहला आपका आ रहा है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक मानसिक विकार है जिससे जो ग्रसित बालक होता है वो 10 अगर लिखा हुआ है तो उसको नेट पढ़ता है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक करता है, पढ़ने में समझने में अक्षर को दिक्कत करता है। पढ़ने से संबंधित यानी जो अक्षमता आपकी होती है वो कहलाती है डिसलेक्सिया। तो पठन संबंधी अक्षमता को हम कहेंगे डिसलेक्सिया, ठीक। उसके बाद आपका है डिस्ग्राफिया। तो लिखने से जुड़ी जो अक्षमता है उसको हम डिस्ग्राफिया कहेंगे, ठीक। अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब लिखने में कैसे कि लिखते समय तेज़ आवाज़ में बोलना, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई बालक लिखते समय तेज़ आवाज़ में बोल बोल कर लिख रहा है। अगर वो लिख रहा है तो वो बोलेगा राम घर जाता है, जब वो बोलेगा तभी लिख पाएगा। तो थोड़ा सा यानी कि उसको लिखने संबंधी कोई प्रॉब्लम है, वो ऐसे नहीं लिख पा रहा है बिना बोले। या वर्णों का आकार बनाने में उसे कठिनाई हो रही है, वर्ण सही से नहीं बना पा रहा है, या इतना गंदा वो लिख रहा है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग लिख रहा है कि उसके हस्तलेख को पढ़ा ना जा सके, इतना वो गंदा लिख रहा है, उसकी हैंडराइटिंग खराब है, हस्तलेख खराब है। हस्तलेख मतलब हैंडराइटिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो बालक डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। अगली डिसीज़ जो इसमें निकल कर आ रही है वो है डिस्फेजिया, यानी इससे जो ग्रस्त बालक होता है उसको बोलने में, सुनने में, लिखने में समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। अगला है अग्रेफिया। तो इससे जो ग्रस्त बालक होता है उसमें द्वितीय भाषा के प्रति अक्षमता दिखाई देती है, यानी कि जैसे हिंदी उसकी मातृभाषा है तो हिंदी तो वो अच्छे से बोल लेगा, लेकिन अगर उसके बाद उसे इंग्लिश सिखाने की कोशिश की जाएगी तो उसे बोलने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसको संस्कृत सिखाई जाएगी तो उसको सामना करना पड़ेगा परेशानी का, तमिल तेलुगु कोई भी अदर लैंग्वेज अगर उसको समस्या देगी, ठीक है, तो वो आ जाएगी अग्रेफिया के अंतर्गत। फिर आता है अफेजिया। तो मौखिक रूप से जो बच्चा नहीं सीख पाता वो अफेजिया से ग्रसित माना जाता है। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया। तो ये एक विकासात्मक विकार है, इससे जो ग्रस्त बालक होता है उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है और शीघ्र वो निराश हताश हो जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिया। इसको हम फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इससे जो ग्रस्त बच्चा होता है वो ढीला ढाला सा बैठा रहता है। कुछ हम देखते हैं जैसे क्लास में कोई एक बालक ऐसा हो जो बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में रहे, हर समय किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करे। जैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है और कोई बच्चा शैतानी और शरारत में बहुत अच्छा आगे है, ठीक। लेकिन अगर एक ऐसा बालक हो जो ना ही पढ़ने में आगे हो, ना ही शरारत करे, ना ही किसी तरीके की हलचल करे, ना ही चंचलता हो और वो हर चीज़ में पीछे हो, तो उससे ग्रस्त बालक जो है वो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम उसको प्रॉब्लम होगा और वो हाइपोटोनिया के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है आपका डिसकैलकुलिया, यानी कि जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, जिसको गणित संबंधी समस्या हो, जैसे कि 9×3 को वो 6×3 समझे, यानी कि उसको प्रॉब्लम हो रहा हो अंकों को समझने में, कैलकुलेशन को करने में, तो वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित माना जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पठन पाठन से संबंधी जो जुड़ी समस्याएं हैं, अगर मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता तो अफेजिया या डिस्फेजिया, पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया डिसलेक्सिया, लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया अग्रेफिया या फिर असम्बोलिया, और गणित संबंधी जो समस्या है वो है आपकी डिसकैलकुलिया। तो ये इन शॉर्ट में आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, कुछ भी नया सीखने को आपको मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो किसी भी सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हैं, हर सोशल साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नोट्स लेने के लिए नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ 9496369356, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे हमारे नोट्स ले सकते हैं और हमारे स्पेशल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को दे सकते हैं एक नया आयाम।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, और भी टॉपिक्स को कवर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।